हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस। फ्रेंड, यहाँ पर हम लूसेंट के माध्यम से मध्यकालीन भारत यानी मेडुअल हिस्ट्री को कवर करेंगे। मध्यकालीन भारत इसे टोटल 3 पार्ट में कवर किया जाएगा। यह इसका फर्स्ट पार्ट है। इसके पहले हमने लूसेंट के माध्यम से जो एंशियंट हिस्ट्री है उसको भी टोटल 3 पार्ट में कवर किया है। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया जाएगा, आप लोग उसको जरूर देखें। मध्यकालीन भारत की शुरुआत लूसेंट में 25वें टॉपिक के रूप में होती है। उसका नाम क्या है? भारत पर अरबों का आक्रमण। यहाँ पर पहला पॉइंट दिया गया है कि मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था। किसके नेतृत्व में? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। अरबों ने सिंध पर विजय जो है वो 712 ईस्वी में प्राप्त की। जिस समय अरब जो है सिंध पर आक्रमण कर रहे थे उस समय सिंध का जो राजा था, राजा दाहिर था। अरब वासियों का जो आक्रमण का मुख्य उद्देश्य था वह था धन दौलत लूटना तथा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। यह जो है मुख्य उद्देश्य किसका था? अरब वासियों का, जो कि इसी उद्देश्य से उनके द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है 26वां पॉइंट, महमूद गजनी। 932 ईस्वी में अलप्तगीन नामक एक तुर्क सरदार था। उसके द्वारा गजनी साम्राज्य की स्थापना की गई तथा गजनी को अपनी राजधानी बनाई गई। यानी गजनी साम्राज्य की स्थापना ये अलप्तगीन नामक सरदार के द्वारा की गई थी। अलप्तगीन का जो उत्तराधिकारी था वह था पीरीतगीन। उसका नाम था पीरीतगीन। इसका टाइम पीरियड 972 से 977 ईस्वी था और इसी पीरीतगीन के ही शासन काल में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया गया था। यानी जो अरब वासियों के द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था उस टाइम वहां का जो शासक था वो कौन था? पीरीतगीन था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रथम तुर्क आक्रमण के समय जो पंजाब में शाही वंश का शासक था, इस शाही वंश के शासक राजा जयपाल थे। नेक्स्ट पॉइंट है, अलप्तगीन के जो गुलाम या फिर दामाद थे उनका नाम था सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन 977 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठता है। कब? 977 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट है, महमूद गजनी जो है, बात करें महमूद गजनी की तो यह सुबुक्तगीन का पुत्र था। महमूद गजनी का जन्म 1 नवंबर 971 ईस्वी में हुआ था। अपने पिता के काल में महमूद गजनी ये खुरासान का शासक था। यानी सुबुक्तगीन के शासनकाल में महमूद गजनी जो है यह खुरासान का शासक था। महमूद गजनी ये 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। कब गद्दी पर बैठा? 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। नेक्स्ट पॉइंट है, बगदाद का खलीफा अल बिल्लाह अल आदिर बगदाद का खलीफा अल आदिर बिल्लाह ने महमूद गजनी के पद को मान्यता प्रदान करते हुए उसे यामीन उद दौला या तथा यामीन उल मिल्लाह की उपाधि दी थी। किसको? जो बगदाद का खलीफा था वह महमूद गजनी को पद की उनके मान्यता दिया और साथ ही साथ यामीन उद दौला व यामीन उल मिल्लाह की उपाधि से सुशोभित किया था। अगर क्वेश्चन पूछे कि यामीन उद दौला या फिर यामीन उल मिल्लाह की उपाधि से किसे सुशोभित किया गया था या फिर किसे सम्मानित किया गया था तो वह था महमूद गजनी था। महमूद गजनी इसके द्वारा भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया गया। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कुल भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया गया। महमूद गजनी के जो भारतीय आक्रमण का मुख्य उद्देश्य था वह था धन की प्राप्ति। जो महमूद गजनी है वह एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था। महमूद गजनी ने भारत में जो प्रथम आक्रमण है वह 1000 ईस्वी में किया था तथा पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार करके वह अपने देश लौट गया। यानी महमूद गजनी का जो पहला आक्रमण है वह 1000 ईस्वी में किया गया था। कहाँ पर? पेशावर में। और इस पेशावर के कुछ भाग को ग्रहण करके ये अपने देश वापस लौट गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, महमूद गजनी ने 1001 ईस्वी में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया। इसमें जयपाल की पराजय हुई। इसमें जयपाल की पराजय हुई। महमूद गजनी का जो 1008 ईस्वी में नगरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। यानी महमूद गजनी के द्वारा जो 1000 ईस्वी में नगरकोट के विरुद्ध हमला किया गया था
उसे मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। किसे? नगरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। महमूद गजनी ने थानेसर के चक्र स्वामीन की कांस्य निर्मित आदमकद प्रतिमा है उसको गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाया। नेक्स्ट पॉइंट है महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर या जो कि सौराष्ट्र में स्थित है वहां पर हुआ था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि महमूद गजनी के द्वारा सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया गया था? तो 1025 ईस्वी में आक्रमण किया गया था। इस मंदिर की लूट में उसे करीब 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी थी। सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण अहिलवाड़ा के शासक पर महमूद ने आक्रमण किया था, क्योंकि अहिलवाड़ा का जो शासक था वो सोमनाथ मंदिर का रक्षा कर रहा था। इसी के चलते इसके द्वारा या फिर महमूद गजनी के द्वारा अहिलवाड़ा के शासक जो महमूद था उस पर आक्रमण किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाने के क्रम में महमूद पर जाटों ने आक्रमण किया था और कुछ संपत्ति लूट ली थी। महमूद गजनी का जो अंतिम भारतीय आक्रमण था वह 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक महमूद गजनी था। प्रथम शासक जो है महमूद गजनी ही था। नेक्स्ट पॉइंट है महमूद की सेना में सेवंत राय एवं तिलक जैसे हिंदू उच्च पदों पर आसीन थे। नाम क्या है? सेवंत राय एवं तिलक जैसे हिंदू जो थे वो उच्च पदों पर आसीन थे। महमूद गजनी की मृत्यु कब हुई थी? तो 1030 ईस्वी में महमूद गजनी की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी व फर्रुखी। अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी व फर्रुखी ये महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। 27वें टॉपिक के रूप में दिया गया है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी, इसमें क्या क्या पढ़ना है? तो मोहम्मद गौर जो है वो महमूद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। गौर क्या था? महमूद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौर का शासक बना। कब बना था? 1177 ईस्वी में। इसने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? तो 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध इसने भारत पर पहला आक्रमण किया था। बात करें दूसरे आक्रमण की तो 1178 ईस्वी में पाटन जो कि गुजरात में स्थित है यहाँ पर मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण हुआ और यहाँ यानी जो पाटन है, पाटन यानी गुजरात का शासन उस समय भीम द्वितीय के हाथ में था, जिसमें भीम द्वितीय ने गौरी को बुरी तरह परास्त किया था। यहाँ पर गुजरात के द्वारा मोहम्मद गौरी को पराजय होने का सामना करना पराजय का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर मोहम्मद गौरी द्वारा जो लड़ा गया प्रमुख युद्ध है उसको बताया गया है, उसको देख लेते हैं। पहला है इंपॉर्टेंट है तराइन का प्रथम युद्ध जो कि 1151 ईस्वी में मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा जाता है। इसमें पृथ्वीराज चौहान एक विजयी रहता है। यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान जो है विजयी रहता है। दूसरा है तराइन का द्वितीय युद्ध। इसका टाइम पीरियड 1192 ईस्वी यानी अगले ही वर्ष तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा जाता है। इसमें गौरी तथा पृथ्वीराज दोनों का जो है गौरी व पृथ्वीराज इन दोनों के बीच ही लड़ा जाता है। इस युद्ध में गौरी जो है वो विजयी होता है। गौरी जो है ये विजयी होता है। नेक्स्ट है चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में लड़ा जाता है और यह जो है मोहम्मद गौरी व जयचंद के बीच लड़ा जाता है और जिसमें गौरी की विजय होती है। यानी गौरी जो है वो तराइन के प्रथम युद्ध में ही इसको हार का सामना करना पड़ता है और साथ ही में जो गुजरात का क्षेत्र था भीम द्वितीय के द्वारा भी इसे हार का सामना करना पड़ता है। लेकिन इसके बाद जब तराइन का द्वितीय युद्ध होता है या फिर चंदावर का युद्ध, इन दोनों में गौरी विजयी रहता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि मोहम्मद गौरी भारत के विजय प्रदेशों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापति को सौंपते हुए गजनी लौट गए। कहाँ लौट गए? गजनी लौट गए। मोहम्मद गौरी की हत्या जो है वो 15 मार्च 1206 ईस्वी में कर दी गई। 15 मार्च 1206 ईस्वी में गौरी की हत्या कर दी गई। गौरी की हत्या के बाद यहाँ पर
सल्तनत काल की शुरुआत होती है। सल्तनत काल से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट शासक हैं, जो इसमें जो वंश अलग अलग, जैसे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोदी वंश, सैयद वंश, ये सारे वंश को कवर करेंगे। और इन वंश में जो भी पर्टिकुलर इम्पोर्टेंट शासक हैं जो कि लूसेंट में दिए गए हैं, उन सभी को डीपली यहाँ पे कवर किया जाएगा। तो सल्तनत काल में जो पहला वंश आता है वो है गुलाम वंश। बात करें गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी, तो जिस टाइम मोहम्मद गोरी की हत्या यानी 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की हत्या होती है, और 1206 ईस्वी में ही कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा गुलाम वंश की स्थापना की जाती है। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था यह मोहम्मद गोरी का गुलाम था। नोट के फॉर्म में दिया गया है कि गुलामों को फारसी में बदंगा या बंदगा कहा जाता है, और इनकी सैनिक सेवा के लिए इन्हें खरीदा जाता था। यानी जो गुलाम थे उनको फारसी भाषा में बंदगा कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक ये 24 जून 1206 ईस्वी को किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी ये लाहौर में बनाई थी। कहाँ पर? अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। और कुतुब मीनार की नींव भी एक कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा डाली जाती है। बाद में कुतुब मीनार को पूर्ण करने का श्रेय ये इल्तुतमिश को जाता है। नेक्स्ट पॉइंट यह है, इल्तुतमिश द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य। जो इल्तुतमिश के द्वारा महत्वपूर्ण या इंपॉर्टेंट कार्य किए गए उसको देख लेते हैं। पहला है कि कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण करवाया, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुतुब मीनार की नींव रखी गई थी। वहीं इसे पूर्ण कराने का श्रेय ये इल्तुतमिश को जाता है। इल्तुतमिश के द्वारा सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए गए। इसके जो चांदी का सिक्का था उसे टका कहा जाता था, तथा तांबे के सिक्के को जीतल कहा जाता था। इंपॉर्टेंट लाइन है। नेक्स्ट है इक्ता प्रथा प्रणाली। इसकी शुरुआत भी इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी। वहीं 40 गुलाम सरदारों का जो संगठन बनाया गया था, जिसे तुर्कान चहलगामी कहा जाता था, इसका गठन भी इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ था। बाद में जो बलबन का शासनकाल आता है उस टाइम पर तुर्कान चहलगामी को जो है वो समाप्त या फिर भंग कर दिया जाता है। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन ये इल्तुतमिश के द्वारा किया गया। इल्तुतमिश ही जो है, या गुलाम वंश का अगर पूछे शासक कौन है या गुलाम वंश का संस्थापक कौन है, तो गुलाम वंश का संस्थापक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। लेकिन अगर पूछे गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो यह था इल्तुतमिश, क्योंकि इल्तुतमिश जो है पूर्णतः भारत पर शासन किया था और दिल्ली को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया था। तो इल्तुतमिश जो है ये गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, दिल्ली का जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है एवं अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा, ये 2.5 दिन का झोपड़ा जो है वो एक मस्जिद है, उसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद एवं 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वो लाखों का देश है। कहा जाता है कि वो लाखों का दान देने वाला था। यही कारण है कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कराने वाला ऐबक का जो सहायक सेना नायक था उसका नाम था बख्तियार खिलजी। यानी बख्तियार खिलजी के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कराया गया था। वहीं कुतुबुद्दीन ऐबक 1210 ईस्वी में चौगान यानी पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर में दफनाया जाता है। कहाँ पर? लाहौर में दफनाया जाता है। इस यानी कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पीरियड में लाहौर ही गुलाम वंश की जो है वो राजधानी हुआ करती थी। लेकिन बाद में जब इल्तुतमिश का शासन कहलाता है उस टाइम इल्तुतमिश के द्वारा जो राजधानी है वो लाहौर से परिवर्तित करके दिल्ली स्थापित की जाती है। नेक्स्ट मायने ऐबक जो है, ऐबक का जो उत्तराधिकारी कौन था, तो ये था आराम शाह, जिसने सिर्फ 8 महीने तक शासन किया। आराम शाह के द्वारा कुल 8 महीने तक शासन किया गया था। आराम शाह की हत्या जो है इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में हत्या करके गद्दी पर बैठते हैं। कब बैठते हैं? 1211 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट है, इल्तुतमिश तुर्कान का जो इल्बरी तुर्क था, इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इल्बरी तुर्क था, जो ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का गवर्नर था। यानी जो इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश यह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था,
और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है यह मोहम्मद गोरी का गुलाम है। यही कारण है कि इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। यानी अगर पूछे क्वेश्चन में गुलामों का गुलाम सल्तनत काल में निम्नलिखित में से किस शासक को कहा जाता है, तो वह है इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश जब शासक नहीं था उसके पहले यह बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी स्थानांतरित करके यह दिल्ली को लाता है। इसने हौज ए सुल्तानी का निर्माण दिल्ली ये कुहना के निकट कराता है। यानी हौज ए सुल्तानी का निर्माण यह इल्तुतमिश के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी। इल्तुतमिश की मृत्यु जो है 1236 ईस्वी में हो गई। चंगेज खां से बचने के लिए ख्वारिज्मी के सम्राट जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दिया। यानी चंगेज खां या ख्वारिज्मी के सम्राट जलालुद्दीन के पीछे आ रहा था, लेकिन इनको ऐसा लगा कि अगर हम इसको जलालुद्दीन को शरण दे देंगे तो ऐसे में हम मंगोलों के दुश्मन हो जाएंगे। यही कारण है कि ये अपने जो है विवेक का परिचय देते हुए इल्तुतमिश क्या करते हैं, जलालुद्दीन को अपने यहाँ शरण नहीं देते हैं। यही कारण है कि चंगेज खां बाद में वापस लौट जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज, उसका नाम क्या था, रुकनुद्दीन फिरोज, या गद्दी पर बैठा। वह एक रुकनुद्दीन जो फिरोज था वह एक अयोग्य शासक था। उसके अल्पकालीन शासन पर उसकी मां शाह तुर्कान छाई हुई थी। शाह तुर्कान के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर जो तुर्की अमीर थे वो रुकनुद्दीन को हटाकर वहां पर उनकी पुत्री या फिर इल्तुतमिश की पुत्री रजिया को सिंहासन पर आसीन कर दिया। इस प्रकार जो रजिया बेगम है वो प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की बागडोर संभाली थी। क्या नाम है, रजिया बेगम। नेक्स्ट पॉइंट है, रजिया ने जो पर्दा प्रथा है यानी पर्दा प्रथा का त्याग किया था तथा पुरुषों की तरह चोगा यानी काबा, कुला यानी टोपी पहनकर राज दरबार में खुले मुंह से जाने लगी। रजिया ने मलिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर ए आखुर यानी घोड़े का सरदार नियुक्त किया था। किसको, याकूत को अमीर ए आखुर के पद पर नियुक्त किया था। यही बात जो अमीर तुर्क थे उनको पसंद नहीं आ रही थी। जो गैर तुर्कों को सामंत बनाने के रजिया के प्रयासों से तुर्की अमीर विरुद्ध हो गए और उसे बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर मुइनुद्दीन बहराम शाह को बैठा दिया। यानी जब ऐसा लगा कि रजिया जो है वो रजिया के द्वारा गैर तुर्कों को बड़े बड़े पोस्ट पर रखा जा रहा था, जैसे अभी घोड़ों का सरदार अभी इस टाइम पढ़ा था, तो उसी टाइप के जो बड़े बड़े पोस्ट थे उस पर गैर तुर्कों को रखने के कारण जो तुर्क सरदार थे वो रजिया के विरुद्ध हो गए और इसको बंदी बना लेते हैं और इसकी जगह पर दिल्ली की गद्दी पर मुइनुद्दीन बहराम शाह को बैठा दिया जाता है। रजिया की शादी ये अल्तुनिया के साथ होती है। इसने शादी करने के बाद रजिया ने पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया लेकिन वह असफल रही। बात करें रजिया की हत्या की तो 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को डाकुओं के द्वारा कैथल के पास इसकी यानी रजिया की हत्या कर दी गई। नेक्स्ट पॉइंट है बहराम शाह। बहराम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या जो है 1242 यानी 2 साल के अंदर ही बहराम शाह की हत्या भी कर दी जाती है। अगला पॉइंट है, बहराम शाह के बाद दिल्ली का शासन या फिर दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 ईस्वी को दिल्ली का शासक या फिर सुल्तान बनता है। बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर नासिरुद्दीन महमूद को, किसको, नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया। नासिरुद्दीन महमूद एक ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। नासिरुद्दीन महमूद जो है वो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह इन नासिरुद्दीन महमूद से, किससे, नासिरुद्दीन महमूद, वही नासिरुद्दीन महमूद जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था, उनसे अपनी पुत्री का विवाह कर देता है। बात करें बलबन की तो बलबन का वास्तविक नाम क्या था, तो बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। वह इल्तुतमिश का गुलाम था। इल्तुतमिश का गुलाम कौन था, बलबन।
क्रम नहीं भूलना है। जो बलबन है इल्तुतमिश का गुलाम था, इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो मोहम्मद गोरी का गुलाम था। नेक्स्ट पॉइंट है तुर्कान चिहलगानी, इसका विनाश बलबन के द्वारा किया गया। इसको किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तुर्कान चिहलगानी ये इल्तुतमिश के द्वारा स्थापित किया गया था, वही बलबन के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। बलबन 1266 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन के नाम पर दिल्ली की गद्दी पर बैठा। कब बैठा था? 1266 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन के नाम पर दिल्ली की गद्दी पर बैठा। नेक्स्ट पॉइंट है यह मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। नेक्स्ट पॉइंट है दरबार में सिजदा एवं पापोस प्रथा की शुरुआत बलबन के द्वारा किया गया था। इंपॉर्टेंट लाइन है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिजदा एवं पापोस प्रथा की शुरुआत निम्नलिखित में किस साम्राज्य के द्वारा किया गया था? तो वह था बलबन। बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर नवरोज उत्सव को प्रारंभ किया था और बलबन के द्वारा अपने जो है विरोधियों के दमन के लिए लव एवं रक्त की नीति अपनाई जाती है, यानी सिजदा एवं पाबोस प्रथा, नवरोज त्योहार तथा लव एवं रक्त नीति मोस्ट इंपोर्टेंट तीनों पॉइंट है, तीनों जो है बलबन के द्वारा शुरू किया गया था। नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां की उपाधि दी थी। नासिरुद्दीन महमूद जो कि बलबन का दामाद था, इसके द्वारा बलबन को उलूग खां की उपाधि दी गई थी। बलबन के दरबार में फारसी के जो प्रसिद्ध कवि थे अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे। अमीर खुसरो, अमीर हसन ये बलबन के दरबार से में रहते थे। गुलाम वंश का अंतिम शासक अगर पूछे तो वो शमसुद्दीन कैमूर एक गुलाम वंश का अंतिम शासक था। यहाँ पर नेक्स्ट वंश के रूप में आता है, यानी जो सल्तनत काल का दूसरा वंश है वो कौन सा है? वो है खिलजी वंश। खिलजी वंश का टाइम पीरियड कब से कब तक है? तो 1290 से लेकर 1320 ईस्वी यह खिलजी वंश का टाइम पीरियड है। दूसरा वंश है खिलजी वंश जो कि गुलाम वंश के समाप्ति के बाद खिलजी वंश की स्थापना होती है। गुलाम वंश के शासक को समाप्त कर 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की, यानी खिलजी वंश के संस्थापक कौन हुए? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इसने किलो खरी में अपनी राजधानी, यानी खिलजी वंश की राजधानी कहां पर थी? किलो खरी में। जलालुद्दीन की हत्या 1296 ईस्वी में उनके भतीजे एवं दामाद अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कर दी जाती है। वही अलाउद्दीन खिलजी जो उनकी मूवी आई है उन्हीं के द्वारा जो है जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी जाती है। कहां पर? कड़ा मानिकपुर में, जो कि इलाहाबाद के पास स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है 1 सेकेंड। नेक्स्ट पॉइंट है 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान बना। कब? 22 अक्टूबर 1896 ईस्वी में। अलाउद्दीन के बचपन का नाम अगर पूछे तो अली तथा गुरसप ये अलाउद्दीन के बचपन का नाम था। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन एवं अस्थायी सेना की नींव यह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही रखी जाती है। अलाउद्दीन खिलजी इनका जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या था? बाजार व्यवस्था। बाजार व्यवस्था यह अलाउद्दीन खिलजी से ही संबंधित था। दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल अस्थायी सेना थी। किसके पास? अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल सेना थी। यहाँ पर दिया गया है अमीर खुसरो के बारे में, तो उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। अमीर खुसरो का जो मूल नाम था वो मोहम्मद हसन था। इंपॉर्टेंट लाइन है, मोहम्मद हसन जो है अमीर खुसरो का वास्तविक नाम या फिर मूल नाम था। उनका जन्म पटियाला जो कि वर्तमान बदायूं उत्तर प्रदेश के बदायूं के पास स्थित है, वहां पर 1253 ईस्वी में हुआ था। खुसरो प्रसिद्ध सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य था और वह बलबन से लेकर मोहम्मद तुगलक तक के दिल्ली सुल्तानों के दरबार में रहे। यानी कहाँ से शुरू करते हैं? जो गुलाम वंश के शासक बलबन थे वहां से शुरू करके तुगलक वंश के शासक मोहम्मद तुगलक के शासनकाल तक, या मोहम्मद तुगलक के शासनकाल तक का जो टाइम पीरियड था वो अमीर खुसरो के द्वारा देखा गया था। अमीर खुसरो को तूतीय हिंद या फिर भारत का तोता भी कहा जाता है। सितार एवं तबला का इसको आविष्कार करने का श्रेय यह भी अमीर खुसरो को जाता है। यानी अमीर खुसरो जो है इन्हें भारत का तोता कहा जाता है और इनके द्वारा सितार एवं तबले का आविष्कार किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत ये अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अलाउद्दीन ने भूराजस्व की दर को बढ़ाकर
1/2 या फिर जो है 50% कर दिया था। इसने खम्स खम्स मीन्स होता है लूट का धन, इसमें सुल्तान का हिस्सा 1/4 के स्थान पर 3/4 कर दिया गया था। यानी इसके पहले जो खम्स से जो धन प्राप्त होता था उसमें सुल्तान का हिस्सा 1/4 था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में यह पार्ट इनका या सुल्तान का इसमें पार्ट बढ़कर 3/4 या फिर 3/4 भाग हो जाता है। इसने व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए कम तौलने वाले जो व्यक्ति थे उनके शरीर के मांस को काट लेने का आदेश दिया था। यानी कोई व्यापारी अगर वजन में किसी चीज को कम तौलते हैं तो इस कंडीशन में इनके द्वारा यह आदेश दिया गया था कि उनके मांस को उतने जितना वो कम दिए थे वहां पर उनके मांस को काट कर रखने का आदेश या किसके द्वारा दिया गया था, तो यह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या हुआ था, वह था सबसे महत्वपूर्ण कार्य था मूल नियंत्रण प्रणाली। मूल नियंत्रण प्रणाली ये अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर, ये एक हिजड़ा थे, मलिक काफूर को भेजा गया था। नेक्स्ट पॉइंट है जमैयत खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा, सीरी का किला तथा हजार खंबा महल, इन सभी का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कराया गया था। अगला पॉइंट है अलाई दरवाजा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। अलाई दरवाजा जिसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था, इसी को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है दैवीय अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन ने चलाया था। दैवीय अधिकार के सिद्धांत को ये अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। अगला पॉइंट है सिकंदर ए सानी की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा धारण की गई थी। अगला है अलाउद्दीन ने मलिक याकूब को दीवान ए रियासत ए मलिक याकूब को नियुक्त किया था। नेक्स्ट पॉइंट है अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त परवाना नवीश नामक अधिकारी ये वस्तुओं की परमिट जारी करता था। परवाना नवीश नामक अधिकारी वस्तुओं का परमिट जारी करता था। नेक्स्ट पॉइंट है साहना ए मंडी, यहाँ खाद्यान्नों को बिक्री हेतु लाया जाता था। अगला पॉइंट है सराय ए अदल, यहाँ वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक व अन्य निर्मित वस्तुएं बिकने के लिए यहाँ आती थी। कहाँ पर? सराय ए अदल में। नेक्स्ट पॉइंट है अलाउद्दीन खिलजी की जो आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी जियाउद्दीन बर्नी की कृत तारीख फिरोज शाही से मिलती है। यानी तारीख फिरोज शाही के लेखक जियाउद्दीन बर्नी थे और इसी में यानी तारीख फिरोज शाही में अलाउद्दीन खिलजी की जो आर्थिक नीति है उसके बारे में व्यापक जानकारी मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है खजाइनुल फुतूह ये अमीर खुसरो के द्वारा, रहेला ए इब्न बतूता के द्वारा तथा फुतूह लातीन ये इसामी की प्रमुख कृतियां या इसामी के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है मूल नियंत्रण को सफल बनाने में मुहतसिब यानी सेंसर, नाजिर यानी नाप तौल के अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। किसकी? मुहतसिब व नाजिर की महत्वपूर्ण भूमिका यह मूल नियंत्रण को सफल बनाने में थी। यहाँ पर बाजार नियंत्रण के लिए जो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा पद बनाए गए थे उसको देख लेते हैं। पहला है दीवान रियासत जो होते थे यह व्यापारियों पर नियंत्रण रखते थे तथा यह बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन करते थे। यानी दीवान रियासत का काम बाजार नियंत्रण था। नेक्स्ट पॉइंट है साहना ए मंडी, प्रत्येक बाजार में बाजार का अधीक्षक साहना ए मंडी हुआ करता था। नेक्स्ट पॉइंट है बरीद, बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करना, ये बरीद का कार्य था। अगला है मुनहियान या फिर गुप्तचर, एक गुप्त सूचना प्राप्त करता था जिसका नाम क्या था? मुनहियान या फिर गुप्तचर। नेक्स्ट पॉइंट है राजस्व सुधारों के अंतर्गत अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम मिल्क इनाम एवं वक्त के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर उसे खालसा भूमि में बदल दिया। यानी खालसा भूमि में बदलने का श्रेय किसे जाता है? अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए जाने वाले दो नवीन कर, एक है चरी कर, कहीं कहीं पे चराई कर भी मिलता है, और दूसरा है घरी कर, कहीं कहीं पर ये गृह कर के रूप में भी लगाया जाता है। चराई कर ये दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था एवं गढ़ी या फिर गृह कर या फिर घरी कर जो था वो घरों एवं झोपड़ी पर लगाया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है अलाउद्दीन के शासनकाल में यानी 1297 से लेकर 1306 ईस्वी तक
मंगोलों ने कुल 6 बार आक्रमण किए। मंगोलों का प्रथम आक्रमण 1297 ईस्वी में कादर खां के नेतृत्व में हुआ एवं दूसरा आक्रमण 1298 ईस्वी में सल्दी के नेतृत्व में हुआ। तीसरा आक्रमण 1299 ईस्वी में कुतलुग ख्वाजा के नेतृत्व में हुआ। बात करें चौथे आक्रमण की तो 1303 ईस्वी में तारगी के नेतृत्व में हुआ। पांचवा आक्रमण 1305 ईस्वी में अली बेग के नेतृत्व में हुआ तथा छठा आक्रमण जो है तरतात के नेतृत्व में एवं छठा आक्रमण जो है 1306 ईस्वी में कबक एवं इकबाल बंद के नेतृत्व में हुआ था। यानी अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में जो मंगोलों का 6 आक्रमण हुआ था वो कौन कौन था? पहला 1297 में, फिर 98, 99 में कंटिन्यू हुआ था है, बाद में 1303 ईस्वी में, फिर 1305 और 1306 ईस्वी में टोटल 6 बार मंगोलों के द्वारा आक्रमण किया जाता है। बात करें अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु तो 5 जनवरी 1316 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठते हैं। यानी अलाउद्दीन खिलजी के जो उत्तराधिकारी थे वो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी थे। मुबारक खिलजी या नग्न स्त्री या फिर पुरुष की संगत पसंद करते थे। मुबारक खिलजी ये कभी कभी दरबार में स्त्रियों का वस्त्र पहनकर आ जाते थे, कभी कभी ये दरबार में नंगे भी चले जाते थे और कभी कभी जो है ये स्त्रियों का वस्त्र पहनकर दरबार में चले जाते थे। बर्नी के अनुसार बर्नी कहता है कि मुबारक जो है वो कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौड़ा करता था। यह कथन बर्नी के द्वारा कहा जाता है। किसके बारे में? जो है मुबारक के बारे में कहा जाता है। मुबारक खान ने खलीफा की उपाधि धारण की थी। अब मुबारक के वजीर खुसरो खान ने 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को इसकी हत्या कर दी और स्वयं दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गए। कौन था? खुसरो खां। खुसरो खान ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी। जिस तरह जो मुबारक खां थे वो खलीफा की उपाधि धारण की थी, वैसे उनकी जो हत्या किए थे खुसरो खां, उनके द्वारा पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है तुगलक वंश। तीसरा वंश है तुगलक वंश। सल्तनत काल का तीसरा वंश है तुगलक वंश। इसका टाइम पीरियड 1320 से 1398 ईस्वी तक है। 5 सितंबर 1320 ईस्वी को खुसरो खां को पराजित करके गाजी मलिक या तुगलक गाजी या गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। यानी तुगलक वंश की अगर स्थापना पूछे किसके द्वारा किया गया था तो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा तुगलक वंश की स्थापना की गई थी। गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन के समय में लाए गए जो अमीर थे उनको भूमि को पुनः लौटा दिया। अलाउद्दीन जो भूमि वापस ले लिए थे राजस्व सुधार के क्रम में, इनके द्वारा जो भूमि वापस ले लिया गया था। तो जब तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक आते हैं तो उस जमीन को पुनः अमीरों को लौटा देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसने सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण यानी सिंचाई व्यवस्था का निर्माण यानी कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाने का श्रेय ये गयासुद्दीन तुगलक को जाता है। संभवतः नहरों का निर्माण करने वाला गयासुद्दीन जो है वो पहला शासक था। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नाम का एक नगर बसाते हैं। रोमन शैली में यह नगर निर्मित है जो कि एक दुर्ग का निर्माण यानी यहाँ पर एक दुर्ग का निर्माण भी हुआ है। इस दुर्ग को 56 कोट के नाम से जाना जाता है। यानी तुगलकाबाद नामक शहर की स्थापना या नगर की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया जाता है, जिसके किनारे एक दुर्ग बनाया जाता है और उस दुर्ग का नाम 56 कोट था। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में बंगाल के अभियान से लौटते समय जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हो गया। यानी गयासुद्दीन तुगलक जब 1325 ईस्वी में बंगाल के अभियान से लौटता है तो उस समय जूना खां एक लकड़ी का महल बनवाता है। वो उसका षड्यंत्र जूना खां का षड्यंत्र ही रहता है कि इस लकड़ी के महल में गयासुद्दीन तुगलक आएंगे और इस तरह से उस पूरे सिस्टम को डिजाइन किया गया था तो उनके आने के बाद वो लकड़ी का महल ढह जाएगा और उसी में इनकी मृत्यु हो जाएगी। तो यही परिणाम यही हुआ कि उसी लकड़ी के महल में दबकर गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है गयासुद्दीन तुगलक की जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद जूना खां जिसका नाम अगला नाम क्या था मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। मध्यकालीन सुल्तान सभी सुल्तानों में जो मोहम्मद बिन तुगलक है वो सर्वाधिक शिक्षित विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को अपने जो सनक भरी योजनाओं एवं क्रूर कृत्यों दूसरों के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण मोहम्मद बिन तुगलक को स्वप्नशील
पागल एवं रक्त पिपासु कहा गया है? स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु या मोहम्मद बिन तुगलक को कहा गया है? मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर एक कोही नामक एक नवीन विभाग का निर्माण कराता है। इंपॉर्टेंट है, पूछता है अमीर एक कोही विभाग की स्थापना कौन कराता है? तो यह मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा कराया जाता है और इसका संबंध कृषि के विकास से होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी जो है वो दिल्ली से देवगिर में स्थानांतरित की है, यानी इनकी राजधानी दिल्ली से देवगिर स्थानांतरित होती है और इसका नाम देवगिर का जो स्थान नाम होता है वो दौलताबाद रखा जाता है। सांकेतिक मुद्रा जारी करने का श्रेय यह भी मोहम्मद बिन तुगलक को जाता है। इसके अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने कांसा जो कि फरिश्ता के अनुसार, तांबा जो कि बरनी के अनुसार धातुओं के सिक्के चलवाए जिसका मूल्य चांदी के रुपए यानी टका के बराबर होता था। एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनीयर्स की संज्ञा दी थी। मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनीयर्स किसने कहा था? तो एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनीयर्स की संज्ञा दी थी। अफ्रीकी यात्री जिसका नाम था इब्न बतूता, उसने लगभग 1333 ईस्वी में भारत पर आया। सुल्तानों ने इसे दिल्ली का काजी या फिर दिल्ली का न्यायाधीश नियुक्त किया, यानी इस टाइम जो शासक था वो उसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। यानी जिस टाइम इब्न बतूता आता है 1313 ईस्वी में, उस टाइम भारत पर मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम पीरियड रहता है। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ही इब्न बतूता का दिल्ली का काजी या फिर न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। 1342 ईस्वी में सुल्तान ने इसे राजदूत के रूप में चीन भेजा। नेक्स्ट पॉइंट है, इब्न बतूता की पुस्तक रहेला में मोहम्मद बिन तुगलक के समय की जो घटनाएं हैं उसका वर्णन किया गया है। इसने अपनी पुस्तक में विदेशी व्यापारियों के आवागमन, डाक चौकियों की स्थापना यानी डाक व्यवस्था एवं गुप्तचर व्यवस्था के बारे में लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट है, मोहम्मद बिन तुगलक ने जिन प्रभासूर नामक जैन साधु के साथ विचार विमर्श किया था। अगला पॉइंट है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 ईस्वी में सिंध जाते समय थट्टा के निकट गोडाल में हो गई थी। इंपॉर्टेंट लाइन है, कब हुई थी? तो 1351 ईस्वी में, 20 मार्च 1351 ईस्वी को जिस टाइम वो सिंध जा रहे थे वहां पर थट्टा के निकट इनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में हरिहर एवं जिस टाइम उत्तर भारत में मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल था उस टाइम दक्षिण में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना करते हैं, यानी विजयनगर की स्थापना हरिहर एवं बुक्का के द्वारा 1336 ईस्वी में किया जाता है। महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह जो थे वो 1347 ईस्वी में स्वतंत्र बहमनी साम्राज्य की स्थापना करते हैं, यानी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही विजयनगर व बहमनी स्वतंत्र रूप से अपने राज्य की स्थापना होती है, फिर विजयनगर बहमनी साम्राज्य की स्थापना स्वतंत्र रूप से या मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही होती है। मोहम्मद बिन तुगलक की जब मृत्यु हो जाती है उस समय एक इतिहासकार थे जिसका नाम बादायूनी था। वो लिखते हैं कि अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से, यानी जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो बादायूनी के द्वारा ऐसा कहा जाता है कि अंततः राजा को प्रजा से व प्रजा को उनके राजा से मुक्ति मिल जाती है। यह कथन किसका था? बादायूनी का था। मोहम्मद बिन तुगलक इस शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। वह सल्तनत का पहला शासक था जो अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह व बहराइच में सलार मसूद गाजी के मकबरे में गया था। कहाँ पर? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती व फिर सलार मसूद गाजी के मकबरे में या मोहम्मद बिन तुगलक ही गया था, या मोहम्मद बिन तुगलक जाने वाला प्रथम शासक था। मोहम्मद बिन तुगलक ने बदायूं में मीरन मुलहिम, दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया, मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन, अजुधन में शेख मुल्तान आदि संतों की कब्र पर मकबरे बनवाए थे। नेक्स्ट पॉइंट है, फिरोज तुगलक का जो राज्याभिषेक है वो थट्टा के नजदीक 20 मार्च 1351 ईस्वी को हुआ था। कहाँ पर? थट्टा के निकट। पुनः फिरोज का जो राज्याभिषेक है वो दिल्ली में अगस्त 1351 ईस्वी में हुआ। खलीफा द्वारा इन्हें
कासिम आमिर उल मोममीन की उपाधि धारण की गई थी। यानी क्वेश्चन को ऐसे पूछता है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान को या किस सुल्तान का 2 बार राज्याभिषेक किया गया था, तो वह था फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक जिसे खलीफा द्वारा कासिम अमीर उल मोममीन की उपाधि दी गई थी, उसके द्वारा कुल 2 बार राज्याभिषेक किया गया था। पहली बार ठट्टा में किया गया था, वहीं दूसरी बार इस जो है दिल्ली में राज्याभिषेक किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर केवल 4 कर क्या क्या थे, खराज, खुम्स, जजिया व जकात को ही वसूले या फिर ऐसा वसूल करने का आदेश दिया जाता है। खराज जो कि टैक्स यानी लगान हुआ करता था। खुम्स क्या था, यह युद्ध में लूटे गए धन या फिर युद्ध में लूटा गया माल, इसे खुम्स कहा जाता था। जजिया व जकात ये 4 ही जो है कर ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है फिरोज तुगलक जो है वो ब्राह्मणों पर जजिया किसको ब्राह्मण पर जजिया लगाने वाले पहले मुसलमान शासक थे। फिरोज तुगलक ने एक नया कर जिसे सिंचाई कर भी कहा जाता है लगाया था, जो उपज का 1/10 भाग था। सिंचाई कर कौन लगाया था, फिरोज शाह तुगलक, जो 1/10 भाग हुआ करता था। फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया था तथा 300 नए नगरों की स्थापना भी फिरोज तुगलक के द्वारा किया गया, जिसमें हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर ये प्रमुख नगर थे। इसके शासनकाल में यानी फिरोज शाह के शासनकाल में खिजराबाद में टोपरा गांव एवं मेरठ से अशोक के 2 स्तंभ लाकर दिल्ली में यानी टोपरा स्तंभ लेख एवं मेरठ स्तंभ लेख इन दोनों को लाकर दिल्ली में स्थापित किया जाता है। किसके टाइम पीरियड में, तो फिरोज शाह तुगलक के टाइम पीरियड में। सभी फैक्ट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सभी क्वेश्चन या किसी न किसी एग्जाम में सारे फैक्ट पूछे गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सुल्तान फिरोज जो थे वो तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए एक नए विभाग की स्थापना करते हैं जिसका नाम दीवान ए खैरात, जिसे दान विभाग के नाम से जाना जाता है, दीवान ए खैरात की स्थापना करते हैं। सल्तनत काल में सुल्तानों के शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या यह भी फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में थी। इनकी संख्या लगभग 1,80,000, दासों की संख्या लगभग 1,080 हुआ करती थी, 1,80,000 हुआ करती थी। नेक्स्ट पॉइंट है दासों की देखभाल के लिए फिरोज शाह ने एक नया विभाग बनाया था जिसका नाम दीवान ए बंदगान, क्या था, दीवान ए बंदगान हुआ करता था। कंफ्यूज नहीं होना, दीवान ए बंदगान ये दास से संबंधित है, वहीं दीवान ए खैरात जो है ये जो उस टाइम के अनाथ मुस्लिम महिला थी, विधवा थी व लड़कियां, इनको सहायता देने के लिए दीवान ए खैरात की स्थापना की जाती है। इनके द्वारा जो सैन्य पद थे वो वंशानुगत बना दिए गए और इसने यानी फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा फतुहात ए फिरोज शाही की रचना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की जाती है। इसने जियाउद्दीन बर्नी एवं शम्स ए सिराज अफीफ को अपना संरक्षण प्रदान किया था। किसको, जियाउद्दीन बर्नी एवं शम्स ए सिराज इनको संरक्षण देने का श्रेय फिरोज शाह तुगलक को जाता है। इसने ज्वालामुखी मंदिर, क्या नाम है, ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से लूटे गए 1300 ग्रंथों में से कुछ को फारसी में जो है विद्वान अपाउद्दीन द्वारा दलायते फिरोज शाही नाम से अनुवाद किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है इसने चांदी एवं तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के भारी संख्या में जारी करवाए जिसे अद्धा एवं बिख कहा जाता था। क्या कहा जाता था, जिसे अद्धा एवं बिख कहा जाता था। नेक्स्ट है फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु 1388 ईस्वी में हो गई थी। इनके द्वारा जो इस काल में जो निर्मित खान ए जहां तेलंगानी के मकबरे की तुलना जेरूसलम में निर्मित उमर के मस्जिद से की जाती है। यानी फिरोज काल में खान ए जहां तेलंगानी की स्थापना की जाती है, खान ए जहां तेलंगानी के मकबरे की तुलना जो है वो जेरूसलम स्थित उमर के मस्जिद से की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है फिरोज तुगलक दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण ये फिरोज तुगलक के द्वारा कराया जाता है। अगला पॉइंट है तुगलक वंश का अंतिम शासक अगर पूछे कौन था तो नासिरुद्दीन महमूद तुगलक, यानी तुगलक वंश का नाश किसके द्वारा किया जाता है, तो नासिरुद्दीन महमूद तुगलक ये तुगलक वंश का अंतिम शासक था। इसका शासन दिल्ली से पालमपुर तक ही था, यानी दिल्ली से पालम तक ही नासिरुद्दीन महमूद का शासन था। नेक्स्ट पॉइंट है
तैमूर लंग ने सुल्तान नासरुद्दीन महमूद तुगलक के समय यानी 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। नासरुद्दीन के समय से ही या नासरुद्दीन के समय में ही मलिक कुसर्क की उपाधि धारण कर एक हिजड़ा जिसका नाम मलिक सरवर जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। यानी नासरुद्दीन महमूद तुगलक के टाइम में ही जौनपुर एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित हुआ और इसकी स्थापना मलिक सरवर के द्वारा किया गया। सल्तनत काल का जो अगला वंश आता है वह है सैयद वंश। सैयद वंश का टाइम पीरियड अगर पूछे तो इसका टाइम पीरियड सैयद वंश का टाइम पीरियड 1414 से लेकर 1451 ईस्वी था। यहाँ पर सैयद वंश के बारे में जो भी बातें लिखी गई हैं उनको देखते हैं। बात करें सैयद वंश की स्थापना की तो खिज्र खां के द्वारा सैयद वंश की स्थापना की जाती है। इसने सुल्तान की उपाधि न धारण करके रैयत ए आला यानी खिज्र खां जो थे वो सुल्तान की उपाधि धारण न करके रैयत ए आला की उपाधि धारण करते हैं। खिज्र खां एक तैमूर लंग का सेनापति था। भारत से लौटते समय तैमूर लंग जो है वो खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर एवं दीपालपुर का शासक नियुक्त किया। खिज्र खां नियमित रूप से तैमूर के पुत्र जिनका नाम शाहरुख था उनको कर यानी टैक्स भेजा करते थे। खिज्र खां की मृत्यु कब हुई थी तो 20 मई 1421 ईस्वी में खिज्र खां की मृत्यु होती है। खिज्र खां के पुत्र यानी बाद में इनके जो उत्तराधिकारी हुए वो मुबारक खां हुए जो शाह की उपाधि यानी मुबारक शाह की उपाधि धारण करके दिल्ली की गद्दी पर बैठे। नेक्स्ट पॉइंट है याहिया बिन अहमद सरहिंदी। याहिया बिन अहमद सरहिंदी को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था। इनकी पुस्तक यानी याहिया बिन अहमद सरहिंदी जो है इनकी पुस्तक का नाम तारीख मुबारक शाही में सैयद वंश के विषय में जानकारी मिलती है। यानी क्वेश्चन पूछता है तारीख मुबारक शाही के लेखक कौन थे तो याहिया बिन अहमद सरहिंदी। इनके द्वारा तारीख मुबारक शाही की रचना की जाती है। यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना मुबारकाबाद की स्थापना ये मुबारक शाह ने की थी। सैयद वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह ये सैयद वंश का अंतिम सुल्तान था। सैयद वंश का शासन ये करीब 37 वर्षों तक चला। कितने साल तक? सैयद वंश का शासन करीब 37 वर्षों तक चला। नेक्स्ट है और लास्ट वंश इसका है जो सल्तनत वंश है इसका लास्ट टाइम पीरियड क्या है या फिर इसके द्वारा जो लास्ट वंश स्थापित किया जाता है वो है लोधी वंश। इसका टाइम पीरियड 1491 से लेकर 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक था। बात करें लोधी वंश के संस्थापक कौन थे तो बहलोल लोधी थे। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी थे। 19 अप्रैल 1451 ईस्वी में बहलोल शाह गाजी की उपाधि धारण करके दिल्ली की जो है सिंहासन पर बैठा। दिल्ली का प्रथम अफगान राज्य की स्थापना करने का श्रेय यह भी बहलोल लोधी को जाता है। यानी लोधी वंश यह एक अफगान राज्य था जिसकी स्थापना बहलोल लोधी के द्वारा किया जाता है। इनके द्वारा बहलोल सिक्के का भी प्रचलन करवाया जाता है और अपने सरदारों को यानी बहलोल जो थे वो अपने सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारा करता था। वह अपने सरदारों के खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ा रहता था। बहलोल लोधी का पुत्र निजाम खां में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से यानी सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि धारण करके दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। यानी बहलोल लोधी का जो उत्तराधिकारी था वो उसका पुत्र निजाम खां था। निजाम खां ये सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि धारण करके दिल्ली के सिंहासन पर बैठा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की। क्वेश्चन पूछा जाता है आगरा शहर की स्थापना किसने की थी तो वो थे सिकंदर लोधी। कब की गई थी तो 1504 ईस्वी में। भूमि के लिए एक मापन के प्रमाणिक पैमाने के रूप में गजे सिकंदरी की स्थापना यह सिकंदर लोधी के द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट है गुल रुखी शीर्षक से फारसी कविताओं का जो संकलन था वो सिकंदर लोधी के द्वारा ही किया गया था। क्या नाम था? गुल रुखी। सिकंदर लोधी ने आगरा को अपनी राजधानी बनाई। यानी जो 1504 ईस्वी में आगरा की स्थापना की जाती है और 1506 ईस्वी में कब 1506 ईस्वी में आगरा को अपनी राजधानी स्थानांतरित की जाती है। इसके आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फरहंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद हुआ। इसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर
उसके टुकड़े को कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया। कौन सी मंदिर थी? वो ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति इसको तोड़ता है और इसके जो पत्थर हुए थे उसको मांस तौलने के लिए कसाईयों को दे देते हैं। इसने मुसलमानों को ताजिया निकालने एवं मुसलमान स्त्रियों को पीरों एवं संतों के मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगाया, यानी ताजिया निकालने तथा स्त्रियों को पीरों एवं संतों की मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। किसके द्वारा? सिकंदर के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है, गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोदी की मृत्यु। ये 21 नवंबर 1517 ईस्वी को हो गई। इसी दिन इसका पुत्र इब्राहिम, जो कि इब्राहिम शाह की उपाधि धारण करके आगरा के सिंहासन पर बैठा। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है। इस दिन पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी बाबर से हार गया, यानी जो पानीपत का प्रथम युद्ध है वो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को इब्राहिम लोदी एवं बाबर के मध्य लड़ा जाता है, जिसमें इब्राहिम लोदी यह जो है युद्ध हार जाता है एवं युद्ध में वह मारा गया। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खां लोदी एवं इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां ने दिया था। मीट की मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के वजीर द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? सिकंदर लोदी के जो वजीर थे उनके द्वारा मीट की मस्जिद का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था, इसको देख लेते हैं। तो केंद्रीय प्रशासन का जो मुखिया था वो सुल्तान था। बलबन एवं अलाउद्दीन के समय अमीर प्रभावहीन हो गए। बलबन एवं अलाउद्दीन के समय जो अमीर थे वो प्रभावहीन हो गए। अमीरों का महत्व चरमोत्कर्ष पर था। वो कौन सा टाइम पीरियड था? वो लोधी वंश के टाइम पीरियड में अमीरों का जो महत्व था वो चरमोत्कर्ष पर था। सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद जो हुआ करती थी उसको मजलिस ए खलवत नाम से जाना जाता था। क्या नाम था? मंत्रिपरिषद को मजलिस ए खलवत नाम से जाना जाता था। मजलिस ए खास में मजलिस ए खलवत की बैठक होती थी। बार ए खास, इसमें सुल्तान सभी दरबारियों, खानों, आमिरों, मालिकों एवं अन्य रईसों को बुलाता था। बार ए आजम, इसमें सुल्तान राजकीय कार्यों का अधिकांश भाग पूरा करता था। बार ए आजम में सुल्तान जो है वो राजकीय कार्यों का अधिकांश भाग पूरा करता था। नेक्स्ट पॉइंट है मंत्री एवं उससे संबंधित विभाग क्या थे? तो वजीर, जिन्हें प्रधानमंत्री कहा जाता था, वह राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। दूसरा है मुशरिफ या फिर मुमालिक, यह प्रांतों एवं अन्य विभागों से आय प्राप्त एवं व्यय का लेखा जोखा करता था। अगला है मजमुआदर। मजमुआदर जो था वो उधार दिए गए धन का हिसाब रखता था। नेक्स्ट है खजीन। खजीन एक कोषाध्यक्ष होता था। अगला है आरिज ए मुमालिक, ये दीवान अर्ज अथवा सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। दीवान अर्ज मतलब क्या होता है? सैन्य विभाग, और इसी सैन्य विभाग का प्रमुख आरिज ए मुमालिक हुआ करता था। नेक्स्ट पॉइंट है सद्र उस सुदूर, ये धर्म विभाग एवं दान विभाग का प्रमुख होता था। काजी उज कजात, ये सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी था। बरीद ये मुमालिक, बरीद ए मुबालिक एक गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी हुआ करता था। नेक्स्ट है वकील ए दर। वकील ए दर जो है ये सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल करता था। दीवान ए खैरात ये दान विभाग का अधिकारी होता था। दीवान ए बंदगान ये दास विभाग होता था तथा दीवान ए इस्तिहाक ये पेंशन विभाग से संबंधित है। यहाँ पर ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दीवान ए खैरात ये दान विभाग से संबंधित था। दीवान ए बंदगान ये दास यानी खैरात ये दान विभाग से, दीवान ए बंदगान ये दास विभाग से, व दीवान ए इस्तिहाक ये पेंशन विभाग हुआ करता था। नेक्स्ट है विभाग और उसे बनाने वाले सुल्तान का एक टेबल दिया गया है, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहला है दीवान मुस्त खराज, यानी वित्त विभाग था। दीवान मुस्त खराज बनाने का श्रेय अलाउद्दीन खिलजी को जाता है। दीवान कोही जो कि कृषि विभाग था, एक प्रकार का कृषि विभाग था, इसे बनाने का श्रेय मोहम्मद बिन तुगलक को जाता है। दीवान अज जो कि एक सैन्य विभाग था, इसे बनाने का श्रेय बलबन को जाता है। दीवान बंदगान और दीवान खैरात, दीवाने बंदगान और दीवाने खैरात, इसे बनाने का श्रेय जो है फिरोज शाह तुगलक को जाता था। वहीं तीसरा दीवाने इस्तिहाक, इसकी स्थापना भी फिरोज शाह तुगलक, यानी दीवाने बंदगान, दीवाने खैरात एवं दीवाने इस्तिहाक की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है
दिल्ली सल्तनत अनेक प्रांतों में बटा हुआ था जिसे इक्ता या सूबा कहा जाता था। क्या कहा, जिसे इक्ता या सूबा कहा जाता था। यहाँ का शासक नायब या वली या मुक्ति द्वारा संचालित होता था। यहाँ का शासन नायब या वली या मुक्ति द्वारा संचालित होता था। इक्ताओं को सिकों यानी जिलों में विभाजित किया जाता था, जहाँ का प्रमुख सिकदार हुआ करता है, यानी जो प्रेजेंट टाइम में डिस्ट्रिक्ट यानी जिला हुआ करता था, तो उस टाइम में यानी सल्तनत काल में इसे सिख कहा जाता था। और सिखों के जो अधिकारी होते थे उन्हें, जैसे इस टाइम में जिला कलेक्टर कहा जाता था, उस टाइम उन्हें सिकदार कहा जाता था। सिकदार ये एक सैनिक अधिकारी था। यहाँ पर जो कर व्यवस्था है उसको देख लेते हैं। जो सल्तनत कालीन कर व्यवस्था है वो क्या है। उस्र उस्र या मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। खराज जो है ये गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था। जकात ये मुसलमानों पर धार्मिक कर था। एवं जजिया जो है एक गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर था। क्वेश्चन अभी इसके पहले पढ़ा तक, जो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने का श्रेय जो है वो फिरोज शाह तुगलक को जाता है। किसको जाता है? फिरोज शाह तुगलक को ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने का श्रेय जाता है। और जगात जो है वो मुसलमानों पर लगाया जाता था, और जजिया जो है वो गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था, लेकिन इसमें ब्राह्मण को छूट दी जाती है। लेकिन बाद में फिरोज शाह तुगलक आते हैं और उनके द्वारा ब्राह्मणों पर भी जजिया कर आरोपित कर दिया जाता है। नोट के फॉर्म में लिखा गया है खम्स के बारे में। खम्स ये क्या होता था? तो यह लूटे गए धन, खानों अथवा भूमि में गड़े हुए खजाने से प्राप्त संपत्ति का जो 1/5 भाग था उस पर सुल्तान का अधिकार था, तथा शेष जो 4/5 भाग था उसके सैनिकों अथवा खजाने को प्राप्त करने वाले व्यक्ति का अधिकार होता था। परंतु फिरोज तुगलक को छोड़कर अन्य सभी शासकों ने 4/5 हिस्सा स्वयं लिया, अपने पास रखा, और 1/5 हिस्सा ये उनको दिया। सुल्तान सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजाने में से कोई भी हिस्सा नहीं लिया। यानी पहले नंबर पर क्या कौन आते हैं? सिकंदर लोदी, जो कि खम्स का कोई भी हिस्सा नहीं लेते हैं। और दूसरे नंबर पर आते हैं, उनका नाम क्या था? फिरोज शाह तुगलक, जो 4/5 हिस्से को ही लेते हैं। बाकी जितने भी सुल्तान हुए वो बाकी जितने भी सुल्तान हुए वो सभी कितना लेते थे? वो 4/5 भाग को अपने पास रखते थे। नेक्स्ट है सिखों को परगनों में विभाजित किया जाता। सिखों यानी जो जिला हुआ करता था उनको परगनों में विभाजित किया जाता था। आमिल जो है वो परगने का अधिकारी होता था। परगना मतलब प्रेजेंट टाइम में तहसील मान सकते हैं, और इस परगने का अधिकारी आमिल हुआ करता था। और मुशरिफ जो थे वो लगान को निश्चित करने वाला अधिकारी था। क्या नाम था? मुशरिफ। ये लगान को निर्धारित करने या निश्चित करने वाला अधिकारी होता था। नेक्स्ट पॉइंट है एक शहर या 100 गांव, एक शहर या फिर 1 सेकेंड, ठीक है, एक शहर या फिर 100 गांव के शासन की देखभाल के लिए अमीर ए सदा नामक अधिकारी जो है कि नियुक्त किया जाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो सल्तनत काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। सुल्तान की अस्थायी सेना को खास खेल, क्या नाम था? खास खेल नाम से जाना जाता था। मंगोल सेना के वर्गीकरण की दशमलव प्रणाली जो है उसको सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था का आधार बनाया गया है। जो क्वेश्चन पूछा गया है कि सल्तनत कालीन दशमलव प्रणाली जो कि सैन्य व्यवस्था का आधार बनाया गया था वो कहाँ से लिया गया था? वो मंगोल सेना से लिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली जो मशीन है मंगलीक तथा अर्राद कहा जाता था। क्या कहा जाता? मंगलीक तथा अर्राद कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रथा को समाप्त किया। इक्ता प्रथा जिसे इल्तुतमिश के द्वारा जारी किया जाता है, इसको समाप्त करने का श्रेय अलाउद्दीन खिलजी को होता है। सल्तनत काल में अच्छी नस्ल के घोड़े तुर्की जो है वो अरब एवं रूस से मंगाते थे। हाथी मुख्यतः बंगाल से मंगाए जाते, यानी जो घोड़े थे वो अरब एवं रूस से मंगाए जाते थे, तथा हाथी या बंगाल से मंगाए जाते थे। सल्तनत कालीन कानून शरीयत जो है कुरान एवं हदीस पर आधारित थे। सल्तनत कालीन जो कालीन कानून है वो कुरान, शरीयत एवं हदीस पर आधारित थी। नेक्स्ट पॉइंट है मुस्लिम कानून के 4 महत्वपूर्ण स्रोत थे। वो कौन कौन से थे? कुरान, हदीस, इजमा व फिर कयास। ये मुस्लिम कानून के 4 महत्वपूर्ण स्रोत थे। नाम एक बार फिर देख लीजिए, कुरान, हदीस, इजमा व कयास। सुल्तान सप्ताह में 2 बार दरबार में न्याय करने के लिए उपस्थित होता था।
सुल्तान काल में लगान निर्धारित करने की जो मिश्रित प्रणाली को मुक्तई कहा जाता है। क्या नाम था? मुक्तई कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है भूमि की नापजोक करने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण ये मसाहत कहलाता था। क्या कहलाता था? मसाहत कहलाता था। और मसाहत की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की जाती है। पूर्णता केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि को खालसा भूमि कहा जाता है। खालसा भूमि एक कंप्लीटली सेंटर के नियंत्रण में या फिर सेंटर के कंट्रोल में हुआ करते थे। अलाउद्दीन ने दान की गई अधिकांश भूमि को छीनकर खालसा भूमि में परिवर्तित कर दी। अलाउद्दीन के द्वारा जो दान की गई भूमि थी उसे खालसा भूमि में परिवर्तित की जाती है। बाद में तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक आते हैं। जो जो भूमि छीनी गई थी अलाउद्दीन तुगलक के द्वारा उनको पुनः वापस कर दिया जाता है। देवल इस सल्तनत काल में अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। नाम क्या था? देवल। यहाँ पर कुछ स्थल है, वो किस कारण प्रसिद्ध है उसको देख लेते हैं। तो सल्तनत काल में सरस्वती ये अच्छी किस्म के चावल के लिए प्रसिद्ध था। अहिलवाड़ा ये व्यापारियों का तीर्थ स्थल के रूप में, अहिलवाड़ा को व्यापारियों का तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। बात करें सतगांव की तो यह रेशमी रजाइयों के लिए जाना जाता था। अगला है आगरा। ये नील उत्पादन, आगरा जो है वो नील उत्पादन के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बनारस। जो बनारस है वो सोने चांदी व जड़ी काम के लिए, सोने चांदी व जड़ी के काम के लिए जाना जाता है। अगला टॉपिक है यहाँ पर विजय साम्राज्य। यहाँ पर दिल्ली सल्तनत से जो भी जितने भी इंपॉर्टेंट शासक थे या फिर उनके सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था के बारे में सभी को देख लिया। अब यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक के रूप में दिया गया है विजय साम्राज्य। विजय साम्राज्य जो कि 29वें टॉपिक के रूप में दिया गया है, इसको कवर करते हैं। बात करें इसकी स्थापना की तो 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की जाती है, जो 5 भाइयों के परिवार के अंग के रूप में था। विजयनगर का अगर पूछे शाब्दिक अर्थ क्या होता है तो विजयनगर का शाब्दिक अर्थ होता है जीत का शहर। क्या होता है? जीत का शहर। हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना विद्यारण संत से आशीर्वाद लेकर किया था। नाम क्या था उस संत का? विद्यारण संत। हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम वंश की, विजयनगर में अपने पिता संगम के नाम पर संगम वंश की स्थापना करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो इनकी राजधानी हम्पी थी और इनके द्वारा साम्राज्य के खंडहर यानी तुंगभद्रा नदी पर स्थित, यानी विजयनगर साम्राज्य के खंडहर कहाँ पर स्थित है? तो वह तुंगभद्रा नदी पर स्थित है, जिसकी राजधानी यानी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी ये तेलुगु थी, या सॉरी विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा ये तेलुगु हुआ करती थी, वहीं राजधानी ये हम्पी थी। हरिहर बुक्का पहले वारंगल के काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव के सामंत थे। विजयनगर साम्राज्य पर क्रमशः निम्न वंशों का शासन हुआ था। पहला है संगम वंश, जिसकी स्थापना अभी हमने पढ़ा है कि हरिहर एवं बुक्का के द्वारा किया जाता है। दूसरा है सालू वंश, तीसरा है तुलु वंश एवं चौथा है अरावीड वंश। इन्हीं 4 वंशों के द्वारा विजयनगर में शासन किया जाता है। यहाँ पर संगम वंश के जो प्रमुख शासकों का टेबल दिया गया है उसको देख लेते हैं। तो संगम वंश के प्रमुख शासकों की बात करें तो इसके पहले शासक हरिहर थे। इनका टाइम पीरियड 1336 से 1356 ईस्वी तक था। इनके दूसरे शासक थे बुक्का प्रथम थे। इनका टाइम पीरियड 1356 से 1377 ईस्वी था। नेक्स्ट थे हरिहर द्वितीय। इनका टाइम पीरियड 1377 से 1404 ईस्वी था। और अगला था देवराय प्रथम। इनका टाइम पीरियड 1406 से 1422 ईस्वी था। अगला है देवराय द्वितीय। इनका टाइम पीरियड 1422 से 1446 ईस्वी था। और नेक्स्ट है मल्लिकार्जुन। इनका टाइम पीरियड 1446 ईस्वी से 1465 ईस्वी तक था। और अगले लास्ट है विरूपाक्ष द्वितीय। इनका टाइम पीरियड 1465 से लेकर 1485 ईस्वी तक था। ये सभी संगम वंश, विजयनगर में जो संगम वंश की स्थापना होती है यहाँ के महत्वपूर्ण शासक थे। बात करें यहाँ पर एक लाइन है, बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि, क्या है? वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हरिहर द्वितीय ने संगम शासकों में सबसे पहले हरिहर द्वितीय के द्वारा सबसे पहले महाराजाधिराज की उपाधि धारण की जाती है।
इटली का यात्री जिसका नाम निकोलो कॉन्टी था, वह विजयनगर की यात्रा देवराय प्रथम के शासनकाल, निकोलो कॉन्टी ये देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत आया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता नहीं कितनी बार पूछा गया था कि निकोलो कॉन्टी निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य में आया था। तो वो उस टाइम विजयनगर में देवराय प्रथम का शासन था। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया था ताकि जल की कमी दूर करने के लिए नगर में नहरें ला सके। सिंचाई के लिए उसने हरिद्र नदी पर भी बांध बनवाया, यानी तुंगभद्रा नदी व हरिद्र नदी पर बांध बनाने का श्रेय ये देवराय प्रथम को जाता है। यही देवराय प्रथम इनके टाइम टाइम पीरियड में इटली का यात्री निकोलो कॉन्टी विजयनगर साम्राज्य आया था। बात करें संगम वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था, तो देवराय द्वितीय इस संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा था। देवराय द्वितीय को इमाड देवराय भी कहा जाता था। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक ये देवराय द्वितीय के शासनकाल में ही आए थे, यानी निकोलो कॉन्टी ये देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था, वहीं अब्दुल रज्जाक ये देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ एक कुछ दिनों तक देवराय द्वितीय के दरबार में रहे। फरिश्ता के अनुसार देवराय द्वितीय ने अपनी सेना में 2000 मुसलमानों को भर्ती किया था तथा उन्हें जागीरें प्रदान की थी। यह बातें फरिश्ता के द्वारा बताई जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, एक अभिलेख में देवराय द्वितीय को जग बेटकर यानी हाथियों का शिकारी, कहीं कहीं पे गज बेटकर भी लिखा रहता है, कहीं कहीं पे जग बेटकर लिखा रहता है, तो जिसका मीन होता है हाथियों का शिकारी भी कहा गया है। किसको? देवराय द्वितीय को। देवराय द्वितीय ने संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधानिधि एवं ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखा। मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता। प्रौढ़ देवराय कौन थे? मल्लिका अर्जुन। नेक्स्ट पॉइंट है सालू वंश। दूसरा वंश क्या आता है? सालू वंश। सालू वंश की स्थापना ये सालू नरसिंह के द्वारा किया जाता है, जिसका टाइम पीरियड 1485 से 1506 ईस्वी तक था। सालू वंश के बाद विजयनगर में तुलु वंश की स्थापना, तीसरा शासनकाल क्या था? तुलु वंश की स्थापना की जाती है। बात करें तुलु वंश के संस्थापक कौन थे, तो वीर नरसिंह एक तुलु वंश के संस्थापक, जैसे सालू वंश के जो है संस्थापक ये सालू नरसिंह थे, वैसे तुलु वंश के संस्थापक वीर नरसिंह थे, जिसका टाइम पीरियड 1505 से लेकर 1565 ईस्वी तक था। तुलु वंश का महान शासक कौन था, तो कृष्ण देवराय ये तुलु वंश का महानतम शासक था। 8 अगस्त 1509 ईस्वी को शासक बना और सालू तिम्मा कृष्णदेवराय का युग मंत्री एवं सेनापति था। नाम क्या था? सालू तिम्मा। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेवराय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया था। किसने? बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेवराय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया था। कृष्णदेवराय ने के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस विजयनगर पर आया था, यानी जो डोमिगोस पायस थे वो कृष्णदेवराय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी। नेक्स्ट पॉइंट है, कृष्णदेवराय के दरबार में तेलुगु साहित्य के जो 8 प्रसिद्ध कवि हुआ करते थे उन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था और उनके टाइम पीरियड को तेलुगु यानी कृष्णदेवराय के टाइम पीरियड को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग भी कहा जाता है। कृष्णदेवराय ने तेलुगु में अमुक्तमाल्यद एवं संस्कृत में जाम्बुवती कल्याणम की रचना की थी। तेलुगु में अमुक्तमाल्यद एवं संस्कृत में जाम्बुवती कल्याणम की रचना एक कृष्णदेवराय के द्वारा की जाती है। पांडुरंग महात्म्य की रचना तेनालीराम रामकृष्ण ने की थी। नागलपुर नामक नगर की स्थापना, हजारा एवं विठल स्वामी मंदिर का निर्माण, ये सब कृष्णदेवराय के द्वारा किया, यानी नागलपुर नगर की स्थापना व हजारा एवं विठल स्वामी मंदिर का निर्माण ये कृष्णदेवराय ने करवाया था। कृष्णदेवराय की मृत्यु 1529 ईस्वी में हो गई। कृष्णदेवराय की उपाधि क्या थी, तो उन्हें आंध्र भोज, अभिनव भोज व आंध्र पितामह नाम से भी जाना जाता था, या इसकी उपाधि इनके द्वारा कृष्णदेवराय के द्वारा धारण की गई थी। नेक्स्ट है तुलु वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो सदाशिव जो है वो तुलु वंश के अंतिम शासक थे। नेक्स्ट पॉइंट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राक्षसी तांगड़ी या फिर तालीकोटा या फिर बन्नी हट्टी युद्ध। राक्षसी तांगड़ी युद्ध, तालीकोटा युद्ध या फिर बन्नी घट्टी युद्ध सारे एक ही नाम है। यहाँ पर इसका युद्ध जो है 23 जनवरी 1565 ईस्वी को हुआ था। इसी युद्ध के कारण विजयनगर का पतन होता है
और विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिण राज्यों में जो संघ थे उसमें बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा व बीदर, ये सभी संयुक्त मोर्चे के रूप में जो है एक संघ का निर्माण किया था, जिसका नेतृत्व अली आदिल शाह के द्वारा किया जा रहा था। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य है उसका नेतृत्व राम राय के द्वारा किया गया था। विजयनगर के राजाओं और बहमनी के सुल्तानों के हित जो है अलग अलग क्षेत्रों में आपस में टकराते थे। 3 अलग अलग क्षेत्र कौन कौन से? पहला है तुंगभद्रा का दोआब, दूसरा है कृष्णा गोदावरी के कछार और तीसरा है मराठावाड़ा प्रदेश। इन्हीं 3 क्षेत्रों में विजयनगर व बहमनी इन दोनों राजाओं के जो हित थे वो आपस में टकराते थे। नेक्स्ट पॉइंट है तालीकोटा के युद्ध के बाद जो सदाशिव ने तिरुमल के सहयोग से पेनकोंडा को राजधानी बनाकर शासन करना प्रारंभ करते हैं। किसको? पेनकोंडा को राजधानी बनाकर शासन करना प्रारंभ करते हैं। ये वाला सीरीज हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट है बाद में यानी चौथे राजवंश के रूप में विजयनगर में अरावीड वंश की क्या नाम है? अरावीड वंश की स्थापना होती है। इनका टाइम पीरियड 1570 से लेकर 1672 ईस्वी तक था। इसकी स्थापना यानी अरावीड वंश की स्थापना तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ करके पेनकोंडा में किया था। अरावीड वंश का जो अंतिम शासक था वो रंग तृतीय था। क्या नाम था? रंग तृतीय। अरावीड वंश का अंतिम शासक था। अरावीड शासक वेंकट द्वितीय के शासनकाल में ही जो है वोडियर ने जो 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की थी। क्वेश्चन पूछा जाए तो मैसूर राज्य की स्वतंत्र स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वोडियर शासक के द्वारा 1612 ईस्वी में की गई थी। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई का क्रम इस प्रकार है। पहला है प्रांत, जो कि मंडल कहा जाता है। कोट्टम या फिर वलनाडु, यानी जिले को कोट्टम या फिर वलनाडु कहा जाता था। नाडु जो है ये मेला ग्राम को कहा जाता है, जिसमें 50 गांवों का समूह होते थे, तथा गांवों को उर कहा जाता था। गांव को क्या कहा जाता था? गांव को उर कहा जाता था। गांव को यहाँ पर उर कहा जाता। नेक्स्ट पॉइंट है विजयनगर कालीन सेना नायकों को नायक कहा जाता था। क्या कहा जाता? नायक कहा जाता था। ये नायक वस्तुतः भूसामंत थे। क्या थे? भूसामंत थे, जिन्हें राजा वेतन के बदले अथवा उनके अधीनस्थ सेना के रखरखाव के लिए विशेष भूखंड दे देता था, जो अमरम कहलाता था। जो विशेष भूखंड दिया जाता था उन्हें अमरम कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है आयंगर व्यवस्था। प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रत्येक गांव को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया जाता था। इस संगठित ग्रामीण इकाइयों पर शासन हेतु 12 प्रशासकीय अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, जिनको सामूहिक रूप से आयंगर कहा जाता। क्या कहा जाता है? इनको सामूहिक रूप से आयंगर कहा जाता था। ये अवैतनिक होते थे, यानी इनको किसी भी प्रकार का वेतन नहीं दिया जाता था। इनकी सेवाओं के बदले सरकार इन्हें पूर्णतया लगान मुक्त, कर मुक्त भूमि प्रदान करती, यानी इनको वेतन तो नहीं दिया जाता था, लेकिन इनके सेवाओं के बदले इन्हें पूर्णतः लगान मुक्त एवं कर मुक्त भूमि प्रदान किया जाता था। इनका पद जो है वो आनुवंशिक हुआ करता था। क्या हुआ करता था? इनका पद, आयंगरों का पद आनुवंशिक हुआ करता था। वह जो है वह इस पद को बेच या गिरवी रख सकता था। ग्राम स्तर की कोई भी संपत्ति इन अधिकारियों की इजाजत के बगैर ना तो बेची जा सकती थी और ना ही दान दी जा सकती थी। ये सारी बातें किसके थी? आयंगर व्यवस्था के अंतर्गत शामिल थी। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पर विजयनगर आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री उन किस देश से आए थे, उनका टाइम पीरियड क्या है और उस समय किस राजा का शासन था, इन सभी को एक टेबल में दिया गया है, उसको देख लेते हैं। बात है निकोलो कॉन्टी, जो कि इटली का यात्री था। ये 1420 ईस्वी में देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा करता है। नेक्स्ट है अब्दुल रज्जाक, ये फारस के यात्री थे। इनके द्वारा 1442 ईस्वी में देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की जाती है। नेक्स्ट है नूनीज, ये पुर्तगाली यात्री थे। इन्होंने 1535 ईस्वी में अच्युत राय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी। और नेक्स्ट है डोमिंग पायस, इनके द्वारा 1515 ईस्वी में कृष्णराज द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की जाती है। और लास्ट है बारबोसा, ये भी पुर्तगाली यात्री हैं और 1515-16 ईस्वी में कृष्णदेवराय द्वितीय या कृष्णदेवराय के शासनकाल में ही जो है ये भी विजयनगर की यात्रा किए थे। नाम क्या है? बारबोसा। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कर्णिक नामक जो आयंगर थे
उनके पास जमीन के क्रय विक्रय से संबंधित समस्त दस्तावेज होते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, विजयनगर साम्राज्य के आय का सबसे बड़ा स्रोत ये लगान था, जो उपज का 1/6 भाग हुआ करता था। उपज का 1/6 भाग हुआ करता था। नेक्स्ट पॉइंट है विवाह कर। विवाह कर वर एवं वधु दोनों से लिया जाता था। विधवा इस कर से मुक्त थी, यानी विवाह कर को वर व वधु दोनों पक्ष से लिया जाता था, लेकिन विधवाओं को इसमें छूट दिया जाता था। उम्बल एक ग्राम में विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि थी कि भूधारण, यानी जो ग्राम में विशेष सेवा कोई देता था उसको लगान मुक्त भूमि दी जाती थी, इसी को उम्बल कहा जाता था। नेक्स्ट है रक्त कोड़गे। युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों के परिवार को दी गई भूमि को रक्त कोड़गे नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है कुट्टग। ये ब्राह्मण मंदिर या फिर बड़े भूस्वामी जो स्वयं कृषि नहीं करते थे, किसानों को पट्टे पर भूमि दे देते थे, ऐसी भूमि को कुट्टग कहा जाता था। यानी ऐसी भूमि जिसमें जो जो ब्राह्मण मंदिर या फिर बड़े भूस्वामी जो कि स्वयं कृषि नहीं करते थे, वो क्या करते थे, अपने भूमि को किसानों को पट्टे पर दे देते थे, इसी भूमि को कुट्टग ही कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है वे कृषक मजदूर जो भूमि के क्रय विक्रय के साथ ही हस्तांतरित हो जाते थे, वे कूदी कहलाते थे। क्या? कूदी कहलाते थे। यानी जो जैसे ए का जो जमीन था अब वो बी के पास चला जाता है, तो यहाँ पर जो मजदूर थे अगर वो भी बी के पास हस्तांतरित हो जाते थे तो इन्हीं मजदूर को कूदी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कूदी कहा जाता था। विजयनगर का सैन्य विभाग एक कदाचार कहलाता था। क्या कहलाता था? ये कदाचार कहलाता था, तथा इस विभाग का उच्च अधिकारी दंडनायक या फिर सेनापति होता था। टकसाल विभाग को जोरी खाना कहा जाता था। क्या कहा जाता? जोरी खाना या टकसाल विभाग को कहा जाता था। चोटियों की तरह व्यापार में निपुण दस्तकार वर्ग के लोगों को वीर पंजाल कहा जाता है, यानी जो व्यापार में निपुण व्यक्ति थे उनको वीर पंजाल कहा जाता था। नेक्स्ट है उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बसे लोगों को बड़वा कहा जाता था। जो उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर जो बस जाते थे उन्हें बड़वा कहा जाता था। विजयनगर में दास प्रथा प्रचलित थी और मनुष्यों के क्रय विक्रय को वैश्यवग कहा जाता था। क्या कहा जाता? वैश्यवग। ये मनुष्यों को के क्रय विक्रय को कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है मंदिरों में रहने वाली स्त्रियों को देवदासी। क्या कहा जाता? मंदिरों में रहने वाली स्त्रियों को देवदासी कहा जाता था, तथा इनकी आजीविका के लिए भूमि नियमित वेतन दिया जाता था। इनको देवदासियों को भूमि या फिर नियमित वेतन दिया जाता था। विजयनगर की जो मुद्रा थी वो पैगोडा तथा बहमनी राज की मुद्रा हूड़ थी। कंफ्यूज नहीं होना है, विजयनगर की मुद्रा को पैगोडा या फिर बहमनी राज की मुद्रा को हूड़ कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पर विजयनगर कवर हो गया पूरा। यहाँ पर नेक्स्ट है बहमनी साम्राज्य। तो बहमनी साम्राज्य में के बारे में जो भी लिखा गया उसको देख लेते हैं। तो विजयनगर व बहमनी साम्राज्य दोनों मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में स्वतंत्र होते हैं। बात करें मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की। क्वेश्चन पूछा जाता है बहमनी राज्य के संस्थापक कौन थे, तो वह थे हसन गंगू। हसन गंगू या अलाउद्दीन हसन बहमद शाह के नाम पर बहमनी के गद्दी पर या फिर सिंहासन पर बैठा और इसकी राजधानी गुलबर्गा थी। और बात करें इसकी राजभाषा या फिर बहमनी राज्य की राजभाषा क्या थी, तो वह थी मराठी। बहमनी राज्य अपने साम्राज्य को कुल 4 प्रांतों में विभाजित करते हैं। वो 4 प्रांत कौन कौन से थे? पहला था गुलबर्गा, दूसरा था दौलताबाद, तीसरा था बराड़ व चौथा था बीदर। इन 4 प्रांतों में डिवाइड किया गया था। इनकी मृत्यु 11 फरवरी 1358, यानी जो हसन गंगू थे इनकी मृत्यु 1358 ईस्वी में हो जाती है। अलाउद्दीन हसन के पश्चात उनका पुत्र मोहम्मद शाह, उनका नाम क्या था? मोहम्मद शाह जो प्रथम है वो सुल्तान बनते हैं। इनके शासनकाल में ही पहले बारूद का प्रयोग बुक्का के विरुद्ध होता है, यानी मोहम्मद शाह प्रथम के टाइम पीरियड में ही बारूद का पहली बार प्रयोग बुक्का के विरुद्ध होता है। भीमा नदी के तट पर फिरोजशाहबाद की स्थापना ताज-उद-दीन फिरोज ने की थी। क्या नाम है? ताजुद्दीन फिरोज ने फिरोजाबाद की स्थापना की थी, जो कि भीमा नदी के तट पर स्थित है। फिरोज एक खगोलिकी को प्रोत्साहन देता था और उसने दौलताबाद के पास एक वेधशाला बनवाई थी। फरिश्ता के अनुसार फिरोज फारसी, अरबी, तुर्की के अतिरिक्त तेलुगु, कन्नड़ व मराठी भाषा का भी ज्ञाता था। यह किसके द्वारा कहा जाता है? यह फरिश्ता के द्वारा फिरोज के बारे में कहा जाता है। बात करें बहमनी वंश के प्रमुख शासक कौन कौन थे,
तो यहाँ पर उनका टेबल दिया गया, देख लेते हैं। मोहम्मद शाह प्रथम, इनका टाइम पीरियड 1358 से 1375 तक था। अलाउद्दीन मुजाहिद शाह, इनका टाइम पीरियड 1375 से लेकर 1378 तक था। दाऊद प्रथम का शासनकाल 1378 ईस्वी तक था। मोहम्मद शाह द्वितीय का शासनकाल 1378 से लेकर 1397 ईस्वी तक था। ताजुद्दीन फिरोज का जो टाइम पीरियड है 1397 से 1422 ईस्वी तक था। शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम का टाइम पीरियड 1422 से 1436 ईस्वी तक था। अलाउद्दीन अहमद द्वितीय का टाइम पीरियड 1436 से लेकर 1458 ईस्वी तक था। और सुल्तान शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय का टाइम पीरियड 1463 से लेकर 1482 ईस्वी तक था। नेक्स्ट पॉइंट है शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम। शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर बीदर स्थापित की। कहां पर? इसकी राजधानी इसके पहले गुलबर्गा हुआ करती थी। शिहाबुद्दीन प्रथम के द्वारा अपनी राजधानी स्थानांतरित करके बीदर रखा गया। बाद में बीदर का जो नाम है वो मुहम्मदाबाद कर दिया गया। मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में ख्वाजा जहां की उपाधि से मोहम्मद गवी ईरानी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। मोहम्मद गवा को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। मोहम्मद तृतीय के आदेश पर 1482 ईस्वी में 70 वर्ष की अवस्था में महमूद गवा को फांसी दे दी गई। किसके आदेश पर? मोहम्मद तृतीय के आदेश पर। पहले इन्हीं को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया और बाद में 70 वर्ष की अवस्था में इनको फांसी की सजा दे दी गई। महमूद गवा ने बीदर में एक महाविद्यालय यानी मदरसा की स्थापना कराई। इनका भवन 31 मंजिला था। इसमें 1000 अध्यापक 1000 अध्यापक और विद्यार्थी रह सकते थे। उन्हें भोजन व कपड़े भी राज्य की ओर से मुफ्त मिला करता था। रियाजुल इंसान नाम के महमूद गांव के पत्रों का संग्रह किया, यानी जो रियाजुल इंसान नाम के से महमूद गवा ने पत्रों का संग्रह किया था। 1470 ईस्वी में रूसी यात्री निकितन जो कि बहमनी साम्राज्य की यात्रा पर आया था। इस समय बहमनी राज्य पर मोहम्मद तृतीय का शासन, यानी निकितन जो कि रूसी यात्री निकितन यह मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में बहमनी साम्राज्य की यात्रा किया था। नेक्स्ट पॉइंट है बहमनी साम्राज्य के 4 प्रांतों के जो प्रांतपति थे उनके विरुद्ध विशेष से जाने जाते थे। उनका नाम था दौलताबाद का तरफदार, बरार का तरफदार, बीदर का तरफदार या फिर गुलबर्गा का तरफदार। जो दौलताबाद का तरफदार था वो था मनसद ए आली, बरार का तरफदार मजलिस ए आली, बीदर का तरफदार अजाम ए हुमायूं व गुलबर्गा का तरफदार मालिक नायब होता था। बीजापुर गुलबर्गा तराफ में शामिल था। बीजापुर जो था वो गुलबर्गा तराफ में शामिल था। यह सबसे महत्वपूर्ण तराफ था। नेक्स्ट पॉइंट है कलीमुल्लाह ये बहमनी वंश का अंतिम शासक था। इसकी मृत्यु समय बहमनी साम्राज्य जो है 5 स्वतंत्र राज्यों में बंट गया। इन राज्यों से संबंधित विवरण इस प्रकार हैं, नीचे दिए गए हैं, विवरण देख लेते हैं। पहला बीजापुर, जो 5 राज्य थे, बीजापुर, अहमदनगर, बरार, गोलकुंडा व फिर बीदर। बात करें बीजापुर, यहाँ पर आदिल शाही वंश की स्थापना होती है जिसके संस्थापक यूसुफ आदिल शाह थे। जो 1489 ईस्वी में आदिल शाही वंश की स्थापना की जाती है। नेक्स्ट है अहमदनगर, यहाँ पर निजाम शाही वंश की स्थापना 1490 ईस्वी में मलिक अहमद के द्वारा की जाती है। अगला है बरार, यहाँ पर इमाद शाही वंश की स्थापना 1490 ईस्वी में फतेहुल्लाह इमाद शाह के द्वारा की जाती है। अगला है गोलकुंडा, यहाँ पर कुतुब शाही वंश की स्थापना 1512 ईस्वी में कुली कुतुब शाह के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है बरीद शाही, यहाँ पर 1526 ईस्वी में अमीर अली बरीद की स्थापना या फिर अमीर अली बरीद के द्वारा बरीद शाही शासन की स्थापना की जाती है। मोहम्मद प्रथम के मंत्री, इनका नाम था सैफुद्दीन गौरी। इन्होंने केंद्रीय शासन का कार्य कई विभागों में विभक्त किया और उसे 8 मंत्रियों को नियुक्त किया। वो 8 मंत्री कौन कौन से थे उनको देख लेते हैं। पहले हैं वकील ए सल्तनत, इन्हें दिल्ली के मलिक नायब के समान थे। वकील ए कुल, ये सभी मंत्रियों के कार्यों का निरीक्षण करते थे। अमीर ए जुमला, ए अर्थ यानी वित्त विभाग का अध्यक्ष हुआ करता था। वजीर ए अशरफ, विदेश नीति एवं दरबार संबंधी कार्यों का निष्पादन करता था।
नेक्स्ट है नाजिर, वह अर्थ विभाग से संबंधित था। अगला है पेशवा, वकील ए सल्तनत का सहायक था। कोतवाल, नेक्स्ट है कोतवाल, ये नगर का मुख्य पुलिस अधिकारी था। नेक्स्ट है सद्रे जहां, ये न्याय विभाग का धर्म एवं दान विभाग का अध्यक्ष, यानी सद्रे जहां जो है वो न्याय विभाग, धर्म तथा दान विभाग का अध्यक्ष हुआ करता था। नेक्स्ट पॉइंट है सुल्तान के महल, सुल्तान के महल तथा दरबार की सुरक्षा के लिए विशेष अंगरक्षक सैनिक दल तथा जिसे साख खेल कहा जाता था, यह 4 भागों या नौबत में विभाजित था, जिसके मुख्य अधिकारी सर ए नौबत कहलाते थे। यानी जो सुल्तान के महल या दरबार की रक्षा करते थे इनकी सैनिक दल को साख खेल कहा जाता था। ये 4 भागों में, 1 सेकंड, ये 4 भागों में डिवाइड था और इन 4 भागों को इनके अधिकारी जो थे वो सर ए नौबत कहलाते थे। क्या कहलाते थे? सर ए नौबत कहलाते थे। नेक्स्ट है बहमनी राज्य में कुल 18 शासक हुए, जिन्होंने कुल मिलाकर 175 वर्ष तक शासन किया। यहाँ पर विजयनगर, बहमनी, पहले इसके पहले सल्तनत काल, फिर विजयनगर या बहमनी साम्राज्य, इन सभी को कवर किया गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट है स्वतंत्र प्रांतीय, 33वां टॉपिक के रूप में दिया गया है स्वतंत्र प्रांतीय राज्य। पहला है स्वतंत्र प्रांतीय राज्य के रूप में जौनपुर को पढ़ेंगे। जौनपुर की स्थापना फिरोजशाह तुगलक के द्वारा इनके भाई जौना खां की स्मृति में किया जाता है। यानी जौनपुर राज्य की स्थापना कौन करता है? तो फिरोजशाह तुगलक करते हैं अपने भाई जौना खां की स्मृति में। जौनपुर में सरकी राजवंश की स्थापना मलिक सरवर यानी इसको स्वतंत्र कौन करता है? तो फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खां की स्मृति में जौन खां की स्थापना की, जौनपुर की स्थापना की जाती है और इसी जौनपुर में बाद में मलिक सरवर के द्वारा सरकी राजवंश की स्थापना की जाती है। महान जहान को मलिक उत्सर्ग यानी पूर्व का स्वामी की उपाधि दिया जाता है, जिसे 1394 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक के पुत्र सुल्तान महमूद ने दी थी। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर जौनपुर के जो प्रमुख शासक हैं उनका नाम दिया गया है, उसको देख लेते हैं। पहले है मुबारक शाह, दूसरे हैं शमसुद्दीन इब्राहिम शाह, नेक्स्ट है महमूद शाह व अगले हैं हुसैन शाह। ये सभी जौनपुर के प्रमुख शासक हैं। लगभग 75 वर्ष तक शासन करने के बाद जौनपुर जो है वो फाइनली बहलोल लोदी के द्वारा दिल्ली साम्राज्य या फिर सल्तनत साम्राज्य में इसको शामिल कर लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सरकी शासन के अंतर्गत विशेषकर जौनपुर में साहित्य एवं स्थापत्य कला का जो है विकास हुआ। यही कारण है कि जौनपुर को भारत का सिराज के नाम से जाना जाता है। अटाला देवी मस्जिद, इसका निर्माण 1408 ईस्वी में सरकी सुल्तान इब्राहिम शाह के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि अटाला देवी मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासकों के द्वारा किया जाता था? तो वह जो है इब्राहिम शाह के द्वारा, जो कि एक सरकी सुल्तान था, उनके द्वारा 1408 ईस्वी में अटाला देवी मस्जिद का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है अटाला देवी मस्जिद का निर्माण कन्नौज के राजा विजय चंद द्वारा निर्मित अटाला देवी मंदिर को तोड़कर बनाया गया था। यानी जो अटाला देवी मस्जिद था उसकी जगह पर पहले अटाला देवी मंदिर का निर्माण हुआ, या उसके पहले अटाला देवी मंदिर वहां पर स्थित था, जिसका निर्माण विजय चंद के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है जामा मस्जिद, इसका निर्माण 1470 ईस्वी में हुसैन शाह सरकी के द्वारा किया गया था। नाम क्या था? हुसैन शाह सरकी। नेक्स्ट पॉइंट है झजरी मस्जिद। अगला है झजरी मस्जिद, ये 1430 ईस्वी में इब्राहिम शाह सरकी द्वारा लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण मोहम्मद शाह के द्वारा 1450 ईस्वी में किया गया था। यहाँ पर जौनपुर से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट शासक थे या फिर उनके द्वारा जो भी स्थापत्य कला से रिलेटेड इम्पोर्टेंट स्थापना की गई थी उन सभी को कवर किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है स्वतंत्र राज्य के रूप में अगला है कश्मीर। कश्मीर के जो सुहादेव नामक एक हिंदू थे, इनके द्वारा 1301 ईस्वी में कश्मीर में हिंदू राजवंश की स्थापना की जाती है। किसके द्वारा? सुहादेव के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है 1339-40 ईस्वी में कश्मीर में शाह मीर के द्वारा प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना की जाती है। शाह मीर के द्वारा कश्मीर में पहले मुस्लिम वंश की स्थापना की जाती है। कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक इस शाह मीर था, जो शमसुद्दीन शाह मीर के साथ गद्दी पर बैठा। नेक्स्ट पॉइंट है जो शाहमीर थे, इसने अपनी राजधानी इंद्रकोट में स्थापित किया। अलाउद्दीन ने राजधानी इंद्रकोट से हटाकर अलाउद्दीनपुर, जो कि श्रीनगर में स्थित है, वहां पर स्थापित करता है। हिंदू मंदिरों एवं मूर्तियों को तोड़ने के कारण सुल्तान सिकंदर, इसको बुद्ध किशन कहा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है
पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस शासकों को बुद्ध किशन नाम से संबोधित किया गया है, तो वह है सुल्तान सिकंदर शाह। अगला है 1420 ईस्वी में जैनुल अबादीन सिंहासन पर बैठता है। उसकी धार्मिक सहिष्णुता के कारण जैनुल अबादीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। ये भी लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैनुल अबादीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है जैनुल अबादीन एक फारसी, संस्कृत, कश्मीरी, तिब्बती आदि भाषाओं का ज्ञाता था और इसने ही महाभारत एवं राजतरंगी को फारसी में अनुवाद किया था। 1588 ईस्वी में अकबर ने कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया, यानी कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिलाने का श्रेय अकबर को जाता था। और उस टाइम जो है उस समय क्या था, 1588 ईस्वी। नेक्स्ट स्वतंत्र राज्य क्या दिया गया है, बंगाल। बंगाल के बारे में क्या दिया गया उसको पढ़ लेते हैं। तो इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया। गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 3 भागों में विभाजित किया था। गयासुद्दीन तुगलक यही है जिनके द्वारा तुगलक वंश की स्थापना की जाती है। इनके द्वारा बंगाल को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला उत्तर बंगाल, उत्तर की ओर, जिसकी राजधानी लखनऊ थी। दूसरा है पूर्वी बंगाल, पूर्वी बंगाल की राजधानी सोनारगांव थी। और तीसरा है दक्षिणी बंगाल, दक्षिणी बंगाल की राजधानी ये सतगांव हुआ करती थी। नेक्स्ट पॉइंट है 1345 ईस्वी में हाजी इलियास बंगाल के विभाजन को समाप्त कर दिया। किसके द्वारा, हाजी इलियास के द्वारा बंगाल विभाजन को समाप्त कर दिया गया, जो कि गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा 3 पार्ट में इसे डिवाइड किया गया था। नेक्स्ट लाइन है पंडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण 1364 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह के द्वारा, शासक कौन थे, सुल्तान सिकंदर शाह के द्वारा कराया गया था। यानी अदीना मस्जिद का निर्माण सुल्तान सिकंदर शाह ने करवाया था। बंगाल का शासक गयासुद्दीन आजम शाह था, जिसका टाइम पीरियड 1389 से 1409 ईस्वी था। इसे अपनी न्याय प्रियता के लिए जाना जाता है। नाम क्या है, आजम शाह। गयासुद्दीन आजम शाह को अपनी न्याय प्रियता के लिए जाना जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है अलाउद्दीन हुसैन शाह ने राजधानी को पडुआ से स्थानांतरित करके गौड़ स्थापित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है महाप्रभु चैतन्य, ये अलाउद्दीन के समकालीन थे। अलाउद्दीन ने सत्यपीर नामक आंदोलन की शुरुआत की थी। कौन सा आंदोलन, सत्यपीर नामक आंदोलन की शुरुआत अलाउद्दीन के टाइम पीरियड में हुआ था। मालाधर बसु ने अलाउद्दीन के शासनकाल में ही श्रीकृष्ण विजय की रचना कर गुड़राज खान की उपाधि धारण की थी। गुड़राज खान की उपाधि ये अलाउद्दीन ने के शासनकाल में जो है मालाधर बसु ने अलाउद्दीन के शासनकाल में ही श्री कृष्ण विजय की रचना करते हैं और गुड़राज खान की उपाधि धारण किया जाता है। इनके बेटे को सत्यराज खान की उपाधि से सुशोभित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है नासरुद्दीन नुसरत शाह ने गौड़ में बड़ा सोना एवं कदम रसूल मस्जिद का निर्माण करवाया जाए। यानी बड़ा सोना एवं कदम रसूल मस्जिद का निर्माण नासरुद्दीन नुसरत शाह के द्वारा गौड़ में कराया गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि बाबर के अकबर के समय बंगाल का शासक नुसरत शाह था। नाम क्या है, नुसरत शाह। नेक्स्ट स्वतंत्र राज्य के रूप में दिया गया है मालवा। मालवा दिलावर खान ने 1401 ईस्वी में मालवा को स्वतंत्र किया। यानी 1401 ईस्वी में मालवा स्वतंत्र हुआ। दिलावर खां के पुत्र अलब खां हुसंग शाह की उपाधि धारण करके 1405 ईस्वी में मालवा का शासक बना और इसने अपनी राजधानी धारा से स्थानांतरित करके मांडू में स्थापित करता है। मालवा में खिलजी वंश की स्थापना महमूद शाह के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा, महमूद शाह के द्वारा खिलजी वंश की स्थापना की जाती है। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने महमूद शाह द्वितीय को युद्ध में परास्त कर उसकी हत्या कर दी और मालवा को गुजरात में मिला लिया। किसके द्वारा मिलाया गया, बहादुर शाह के द्वारा। नेक्स्ट है मांडू के किले का निर्माण हुसंग शाह के द्वारा किया गया था और इस किले में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि यह दिल्ली दरवाजा, इस किले का सर्वाधिक मांडू के किले का जो निर्माण है वो हुसंग शाह ने कराया था और इस किले में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है दिल्ली दरवाजा का। किस किले में, मांडू के किले में। नेक्स्ट है बाज बहादुर एवं रूपमती का महल का निर्माण जो है ये सुल्तान नासरुद्दीन शाह के द्वारा किया गया था। अगला है हिंडोला भवन या फिर दरबार हाल का निर्माण ये हुसंग शाह के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट है जहाज महल, इसका निर्माण गयासुद्दीन खिलजी के द्वारा मांडू में करवाया गया था। नेक्स्ट है
कुश्क महल, इसको जो है महमूद खिलजी ने फतेहाबाद नामक स्थान पर, महमूद खिलजी ने फतेहाबाद नामक स्थान पर कराया था या फिर बनवाया था। अगला स्वतंत्र राज्य के रूप में दिया गया है गुजरात। गुजरात के बारे में क्या क्या पॉइंट है उसको देख लेते हैं। गुजरात के शासक राजा कर्ण को पराजित कर अलाउद्दीन ने 1297 ईस्वी में इसे दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। अलाउद्दीन के द्वारा दिल्ली जो है गुजरात है उसे दिल्ली सल्तनत में मिलाए जाने का श्रेय ये अलाउद्दीन खिलजी को जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है 1391 ईस्वी में मोहम्मद शाह तुगलक द्वारा नियत गुजरात का सूबेदार जफर खान ने सुल्तान मुजफ्फर शाह की उपाधि धारण कर 1407 ईस्वी में गुजरात का स्वतंत्र सुल्तान बना, यानी सुल्तान मुजफ्फर शाह इसके द्वारा गुजरात को स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया गया। बात करें इसके गुजरात के जो प्रमुख शासक थे वो कौन कौन थे। अहमद शाह, मसूद शाह, बेगड़ा या बहादुर शाह, ये सभी गुजरात के प्रमुख शासक हुए। अहमद शाह ने आसवाल के निकट साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद नामक नगर बसाया, यानी अहमदाबाद नगर बसाने का श्रेय ये अहमद शाह को जाता है और इन्होंने अपनी राजधानी पाटन से हटाकर अहमदाबाद कर ली। गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक अगर पूछे तो वो थे महमूद बेगड़ा, और महमूद बेगड़ा ने गिरनार के जो निकट मुस्तफाबाद नामक नगर तथा चंपानेर के निकट मुहम्मदाबाद नगर की स्थापना करते हैं। 1572 ईस्वी में अकबर के द्वारा गुजरात को 1572 ईस्वी में अकबर के द्वारा गुजरात को मुगल साम्राज्य में मिला लिया जाता है। नेक्स्ट स्वतंत्र राज्य के रूप में दिया गया है मेवाड़। मेवाड़ की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी 1303 ईस्वी में मेवाड़ के गुलिहौत राजवंश के शासक राज सिंह को पराजित कर मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया, यानी मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में मिलाने का अगर श्रेय है तो किसे जाता है, वो खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी को जाता है। गुहिलौत वंश की एक शाखा सिसोदिया वंश के हमीर देव ने मोहम्मद तुगलक को हराकर पूरे मेवाड़ को स्वतंत्र करा लिया। नेक्स्ट लाइन और मोस्ट इंपोर्टेंट है कि राणा कुंभा ने 1448 ईस्वी में चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ की स्थापना की थी। पूछा जाता है कि विजय स्तंभ की स्थापना किसके द्वारा की जाती है, तो यह जो है राणा कुंभा के द्वारा किया जाता है और राणा कुंभा मेवाड़ के एक महत्वपूर्ण शासक हुए। नेक्स्ट है खानवा का युद्ध जो कि 1527 ईस्वी में लड़ा गया। यह जो है खानवा का युद्ध ये राणा सांगा व बाबर के बीच लड़ा जाता है और इस युद्ध में बाबर विजयी रहा और इसी युद्ध में बाबर के द्वारा जो है जिहाद का नारा दिया जाता है। नेक्स्ट है 1576 ईस्वी, मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा जाता है, 1576 ईस्वी में। यह राणा प्रताप व अकबर के बीच लड़ा जाता है और इस युद्ध में अकबर विजयी होता है। मेवाड़ की जो राजधानी है वो चित्तौड़गढ़ थी। जहांगीर ने मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला लिया, यानी मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिलाने का श्रेय किसे जाता है, तो जहांगीर को जाता है। नेक्स्ट स्वतंत्र राज्य के रूप में दिया गया है खानदेश। तुगलक वंश के पतन के समय फिरोज शाह तुगलक के सूबेदार मलिक अहमद राजा फारूकी ने नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच 1382 ईस्वी में खानदेश की स्थापना की। खानदेश की राजधानी अगर पूछे तो बुरहानपुर थी तथा इसका सैनिक मुख्यालय असीरगढ़ था। 1601 ईस्वी में अकबर ने खानदेश को मुगल साम्राज्य में, यानी खानदेश को मुगल साम्राज्य में मिलाने का श्रेय भी अकबर को जाता है। यहाँ पर जो भी स्वतंत्र राजवंश है उन सभी को कवर किया गया है। बाकी के जितने पार्ट यानी सूखी वंश से स्टार्ट करके बाकी जो भी पार्ट मेडिवल हिस्ट्री के बचे हुए हैं उसको सेकंड पार्ट में और आगे चल के थर्ड पार्ट में कवर करेंगे। तो फ्रेंड अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।